यहूदी कराची में कब, क्यों और कैसे आए? जिन यहूदियों से मैंने काम किया उन्होंने तो पाकिस्तान को प्रमोट भी करवाया। मदद के साथ तो हमारा बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक था। कैसी यादें हैं पाकिस्तान के साथ आपकी? पाकिस्तान जैसा कोई दुनिया में मुल्क ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। क्या आज भी कराची में यहूदी आबाद हैं? पाकिस्तान में कुल 780 जोइश कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। सदर का इलाका है, एक बहुत मशहूर होटल है। संडे गेट टू गैदरिंग इनकी होती है। यहूदी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और ये आपस में मिलते हैं। एक अलग दुनिया है वो। जूइश टीचर हमको इस्लामियात की क्लास के लिए ख़ास तौर पे भेजा करती थी। मेरी अम्मी को पुलिस ने भी पकड़ लिया था, कह रहा आप इजरायली एजेंट हैं। एक दफ़ा तो एक मौलवी साहब ने रेडियो में भी बोल दिया था कि यहूदी काफिर है। हेलो हेलो क्या हाल है भाई? बाजी आप सुनाओ। कराची की तारीख के सफ़ात पलटें तो हमें यहाँ बनी इसराइल के नाम से मशहूर यहूदियों की झलक भी दिखाई देती है। ये लोग कभी इस शहर में बसते थे। इनकी कहानियाँ कराची के माजी में दफन हैं। इनकी अनकही कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि ये शहर कितना वसीउल कल्ब था। गुमशुदा औराक पलटने की कोशिश करें तो हम अपने माजी के कई अछूते राज दोबारा दरियाफ्त कर सकते हैं। आप यकीन जानिए, यहूदियों की तलाश में निकले कदम ना तो कोई यहूदी साजिश है और ना ही किसी पुरअसरार मंसूबे का हिस्सा, बल्कि ये शहर के माजी को समझने और इसके खोए हुए विरसे को महफूज करने की एक संजीदा कोशिश है। आप यकीनन हैरान होंगे, यहूदियों के साथ बिताए हुए वक्त की यादें आज भी यहाँ के मुकामी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। 40 साल पहले रहमीम यहूदी रफीक सेंटर से कालीन खरीदकर यूरोप एक्सपोर्ट करता था। माजी के सुनहरे दिनों के आखिरी गवाह मुबशिर अहमद बग्गा और आमिर गुल आगा आज भी रहमीम की कहानियां सुनाते हैं। 40 साल पहले की एक लंबी दास्तान है। रहमीम यहूदी नाम की एक फैमिली होती थी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अभी भी फ्लैट है उनका। ये फैमिली बहुत हाई फाई फैमिली थी। हर हफ्ते डेली 10 कस्टमर आते थे। डील क्या करते थे, लाखों करोड़ों का माल लेते थे, पूरी दुकान का सौदा करते थे। इस तरह की डील करते थे। जिन यहूदियों से मैंने काम किया, जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने तो पाकिस्तान को प्रमोट भी करवाया। माल यहाँ से बनाते थे, लेके जाते थे। उनका नाम था रामीम। उनके बच्चे भी काम करते थे, 3 बच्चे थे, मदद और उनके दूसरे बच्चों का नाम मेरे को याद नहीं है। जो बोलते थे कमिटमेंट पूरी करते थे। आप उसको धोखा नहीं दे रहे थे, वो आपको धोखा नहीं दे रहा होता। एक आदमी को पता था कि इतने का बन रहा है, कारीगर को भी पता होता था इतने का जा रहा है और ये इसको मिल रहा है और ये इसको मिल रहा है। सब अपना अपना शेयर लेके अलग हो जाते थे। ये जो देख रहे हैं ना आप, डेविड का निशान, अभी देखो आटा नजर आ रहा है ना। मैं आटा ले गया, जब ये मखदूश हालत में हो गए तो टूट गया, लेकिन किसी ने इसे तोड़ा नहीं। यहूदियों की खोज के दौरान एक दिलचस्प कहानी सुनने को मिली जिसने मुझे थोड़ा हैरान भी किया। मुबशिर बग्गा ने बताया कि रहमीम के 2 बेटे भी कालीनों का कारोबार करते थे। एक बेटे का नाम इमैनुअल था, जिसे वो प्यार से ईमा ईमा कहते थे, और दूसरे बेटे का नाम मतद जैद था। मतद ने अपनी मुसलमान मुलाजमा से न सिर्फ इश्क किया बल्कि शादी भी की। वो अक्सर खुद को मारूफ ईरानी शायर उमर खयाम के रूप में पेश करता और अपनी महबूबा को उमर खयाम की रुबाइयाँ सुनाता। ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شمریم। मदद के साथ तो हमारा बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक था। लोग हैरान होते थे कि भाई ये क्या, यानी कि वो हमसे माल भी लेता था, पैसा भी देता था। तो रहमीम जो था ना, वो थोड़ा कंजूस था। ये जो था मदद, ये खुले दिल का था। फिर इनकी लव स्टोरी चली कोई 3 माह। ये फैमिली गई थी बाहर, पीछे मतद जैद और वो लड़की अब मुलाजमा, ये उमर ख़याम का रोल अदा कर रहे होते थे। हम जब जाते थे तो वो हमें कहता था आ जाओ बैठो, शर्म क्यों आती है। वो अच्छा, लड़की भी बड़ी प्यारी थी। फिर ये एक बार इधर आई शेरेटन में, वहाँ को इनकी ईमा की शायद शादी थी। मदद ने जिससे शादी की है वो हैदराबाद से आई
मुसलमान थी और अभी भी है। अब वो स्विट्ज़रलैंड में अल्लाह जाने कौन से शहर में है। माँ बाप ने बहुत इख्तलाफ किया। माँ बाप चला गया था इसराइल को महीने के लिए, तो जब वापस आया तो चांद निकल चुका था। रहमीम ने तो सख्त इख्तलाफ किया, लेकिन वालदा जो थी ना वो बेचारी अक्लमंद थी। लड़की के घर वालों से कोई इख्तलाफ नहीं था, बल्कि खुश थे। अब अगर हम आपकी मतिद और इमा के साथ मुलाकात करवा दें तो आपको कैसा लगेगा? मुबशिर बग्गा ने शादी का जिक्र ऐसे एतमाद और मज़े से किया जैसे ये कोई मामूली बात हो, मगर मेरे लिए ये चौंका देने वाली बात थी। मुसलमान और यहूदी दोनों बैनुल मज़ाहिब शादी के सख्त मुखालिफ हैं। यहूदी कानून के मुताबिक मजहब माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है, इसलिए अगर किसी यहूदी मर्द की किसी गैर यहूदी औरत से शादी हो जाए तो भी इनकी औलाद को यहूदी नहीं माना जाता। यही वजह थी कि 2014 में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के बेटे की गैर यहूदी खातून से मुमकिना शादी की खबरों ने इसराइल में शदीद तनाज़ा खड़ा कर दिया था। इश्क बहरहाल अंधा होता है, ये सोचकर मेरी हैरत कुछ कम हुई, लेकिन इस शादी से जुड़ी तशवीश मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। यहूदी कराची में कब, क्यों और कैसे आए? यहाँ यहूदी कहाँ बसते थे और उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा था? क्या आज भी कराची में यहूदी आबाद हैं? मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूँ। आज की कहानी में तमाम किरदार यहूदियों के बारे में न सिर्फ मालूमात रखते हैं, बल्कि इन्होंने कराची की गलियों और मोहल्लों में यहूदियों को अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले हम मिलते हैं मारूफ मुसन्निफ इकबाल ए रहमान मांडविया से, जिनकी किताब का नाम था इस दश्त में एक शहर था, और ये किताब एक दास्तान है शहर निगारा की। इस किताब में यहूदी कम्युनिटी के बारे में बहुत कम मगर कीमती मालूमात मौजूद है। इकबाल ए रहमान न सिर्फ मुसन्निफ हैं, बल्कि लियारी में छोटा सा कारोबार भी चला रहे हैं। देखें, यहूदी जो है वो कराची में आए हैं जजीरा नुमा कच्छ से। तो ये जो यहूदी थे इंडियन गुजरात से कच्छ में आए, और कच्छ में जो ज़्यादातर चूँकि वो तीन तरफ से जजीरा नुमा है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा वो माहीगिरी होती है। तो उस ज़माने में बिफोर पार्टीशन ये जो थे यहूदी लोग कच्छ की बंदरगाह से कराची में आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रच बस गए। सबसे ज़्यादा जो इनकी आबादी थी, जो पोश लोग थे, वो रहते थे रामस्वामी में। तो इसी तरह से जो इस वक्त रंछोलैंड में जो इलाका मारवाड़ी लाइन कहलाता है, वहाँ शौकत मंजिल थी, वो टोटल उसमें यहूदी रहते थे। उस पर डेविड स्टार अब तक बना हुआ था। तो ये पूरे इलाके करीम यहूदियों के थे। हम चूँकि उस ज़माने में शू मार्केट में रहते थे, हमने उस ज़माने में यहूदियों को देखा है। हमारी तरह आम लोग थे, कारोबार करते थे, नौकरियां करते थे, उनकी लड़कियां वहाँ इंडस्ट्रियल होम में सिलाई सीखने आती थीं। तो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी। हमारे साथ जो कम्युनिटियाँ रही है उसमें हिंदू भी रहे हैं, पारसी भी रहे हैं, बोरी भी रहे हैं, यहूदी भी रहे हैं, ईसाई भी रहे हैं। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक यहूदियों की बहुत बड़ी आबादी भी रहा करती थी। उसकी निशानदेही अगर मैं करूँ तो इसी रंछोलैंड बस स्टॉप पर अगर आप जाएंगे तो जो उल्टे हाथ की आखिरी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो यहूदियों की मस्जिद थी किसी ज़माने में। वहाँ ये मस्जिद मैंने 88-90 तक तो देखी है। 90 के बाद वहाँ पे वो इमारत बनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 1967 की अरबों की एक जंग शुरू हुई इसराइल से, उसके बाद से अब हम देखें तो 1967 फिर 70 में पाकिस्तान की जंग, फिर 77 में जो है मार्शल लॉ पाकिस्तान में आना, इस तरह होते होते 86 में जो है एक लसानी तंजीम का वजूद में आना, और उस तंजीम के प्लेटफार्म से जो है यहाँ पे चाइना कटिंग की बातें होना और ये बातें, तो उसी चाइना कटिंगों में, उसी कब्ज़ों में जो है वो यहूदियों की मस्जिद भी लपेटे में आ गई, और आज वहाँ पे यहूदियों की मस्जिद ख़त्म करके एक इमारत बना दी गई है। तो उस इबादत गाह में जाकर हम लोग बचपन में मिड 70 में 75, 76 और 77 में हम लोग जाकर उसके बरामदे में खेलते भी थे। 1973 की अरब इसराइल जंग हुई, हम लोग बच्चे थे, लोकल पे खेल रहे थे पाकिस्तान मस्जिद के पास। अचानक कुछ मजहबी गिरोह आए और इस इबादत गाह पर हमला करने की कोशिश की गई। मुझे याद है हम लोग तकरीबन 8 साल या 9 साल का मैं था उस वक्त,
शेलिंग हुई, आंसू गैस वगैरह सब कुछ हुआ, भाग दौड़ मची। उसके बाद फौज आ गई। फिर फौज आने के बाद वहाँ पर पुलिस का पहरा रहने लगा इनकी इबादतगाह पर। जो हम खेलने जाते थे हमें भी इजाज़त फिर नहीं मिली। उसके बाद हम इस इबादतगाह के अंदर नहीं जा सके। उसके बाद कुछ हालात बदले, सियासी हवाले से, मजहबी और ये अपनी लसानी तंगी में परवान चढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता इस उनकी इबादतगाह को तोड़ने लग गए और यकायक देखा गया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर हो गया। उसी के इतराफ में बहुत से यहूदी आबाद थे। इस इलाके में शौकत मंदिर के नाम से जो गिराई जा चुकी है, तकरीबन मतलब है कि 35 से 40 घराने, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहीं आबाद थे और कुछ क्रिश्चियन थे। शकील सलावत और शाहिद अमीन फरीद जिस यहूदी का जिक्र कर रहे हैं वो मेरी तहकीक के मुताबिक इसराइल ट्रस्ट की आखिरी ट्रस्टी रेचल जोसेफ थीं, जो अपनी इबादत गाह में झाड़ू लगाती और मगरिब के बाद इबादत गाह से गली मोहल्ले के बच्चों को बाहर जाने को कहती थी। यहूदियों की ये इबादत गाह रनछोड़ लाइन के नश्तर रोड पर 1893 में कायम हुई थी। कराची के यहूदी खानदान सिर्फ गुजरात ही से नहीं बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और इराक से होते हुए यहाँ पहुँचे। ये तालीम याफ्ता थे और इनका रहन सहन ईरानी नज़ात पारसियों से मिलता जुलता था। ज्यादातर यहूदी मुलाजमत पेशा थे, मगर कुछ अरसे के बाद ये शहर की तिजारती और मुआशी जिंदगी का हिस्सा बन गए। सहाफ़ी शीमा सदीकी, जो कराची की तारीख में गहरी दिलचस्पी रखती हैं, इनकी रिसर्च के मुताबिक अंग्रेज सरकार ने सिंध की पहली मरदमशुमारी 1881 में करवाई। मरदमशुमारी जब पहली दफ़ा हुई है तो उसके अंदर हमें मिलता है रिकॉर्ड कुछ 400 के अंदर यहूदी पॉपुलेशन हमें मिलता है साइज। फिर 1991 में फिर दोबारा एक पॉपुलेशन हमें मिलती है जब सेंसस की रिपोर्ट है जो यानी कराची गज़ेट के नाम से आता था, उसमें मौजूद है। तो उसमें मौजूद है कि वो तकरीबन शायद क्रॉस कर गए थे 500 समथिंग कुछ के। लास्ट हमारी पॉपुलेशन 41 में हुई है, उसमें भी यानी आ रहा है कि 2000 के अंदर अंदर इनका कम्युनिटी साइज था। मैं यहाँ दोबारा रहमीम के बेटे मदद ज़ैद का जिक्र करना चाहूँगा, जो उमर ख़याम के रंग में डूबा हुआ था। با 7000 سالگان سر به سری मदद की शख्सियत और इसकी शादी का किस्सा मेरे दिल में उसे तलाश करने की ख्वाहिश को मज़ीद गहरा कर चुका था। मेरी रहमीम यहूदी के ख़ानदान में ख़ास दिलचस्पी इसलिए भी थी कि शायद ये वो आखिरी यहूदी ख़ानदान था जिसने पाकिस्तान को अलविदा कहा, और यही वो ख़ानदान है जो मेरे कई सवालों का जवाब दे सकता है। रहमीम अपनी फैमिली के साथ अब्दुल्ला हारून रोड की एक इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहता था। ये इमारत आज भी अपनी जगह पर कायम है, मगर इसका दूसरा वीरान फ्लोर माजी की यादों और गुजरे वक्त का खामोश गवाह बनकर खड़ा है। रफ़ीक सेंटर के ताजरों ने अपने 30-40 साल पुराने यहूदी साथी मदद ज़ैद का राब्ता नंबर खो दिया था। थोड़ी जुस्तजू के बाद मैंने मदद के छोटे भाई इमैनुअल का नंबर ढूंढ निकाला। कराची में पैदा होने वाले 63 साला इमैनुअल मताद आजकल इसराइल के शहर तल अवीव में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैंने इमैनुअल से पूछा कराची कैसा लगता था तो फ़ौरन उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। कैसी यादें हैं पाकिस्तान के साथ आपकी? पाकिस्तान अगर छोड़ना नहीं होता तो आज तक नहीं छोड़ते। पाकिस्तान जैसा कोई दुनिया में मुल्क ही नहीं है। वो तो हमारे पॉलिटिशियनों ने खराब कर दिया है, वरना वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। कराची के साहिल, बाजार और खुशबुओं में लिपटी वो हसीन शामें इमैनुअल के दिल के निहा खानों में आज भी जिंदा हैं। कराची कैसा था? लोग कैसे थे? उनका बर्ताव कैसा था? सर बहुत अच्छा था, यानी आप बिलीव नहीं कर सकते कि रिस्पेक्ट तो बहुत था। मसलन हमारे सैटरडेज को हम काम नहीं करते हैं तो कोई हमारे को फ़ोन नहीं करता था, कोई मिलने नहीं आता था। उनको पता था कि वी आर ऑन हॉलीडे। कोई बहुत सुपर, यानी बहुत अच्छा था। जितने भी हमारे काम वाले भी जिनसे हम कालीन का काम करते थे, ऑल लाइक फैमिली। अच्छा, वो मार्केट जहाँ पे आपका घर था वो आपको याद है? वो अरे यार, मैं रोज उस बिल्डिंग को देखता हूँ अब्दुल्ला हारून रोड के वीडियो में। वो उसके सामने हाशू सेंटर है, जल गया था तो मैं काफी देखा था। सामने अबीब पटेल हॉस्पिटल था,
वहाँ पे पारसी कॉलोनी थी, बाद में होशू सेंटर बन गया, वरना पूरा वो पारसी कॉलोनी थी। सामने हमारा हबीब पटेल हॉस्पिटल था, नीचे हमारा कैफे सीना था जिसमें हम बहुत सारे खाने मंगाते थे, सामने हमारा स्कूल था, फिर गफूर चैम्बर्स भी सामने था और नीचे 2-3 बैंक्स थे। फर्स्ट क्लास। बेसिकली पाकिस्तान के सारे सिनेमा हाउसेस जो बेस्ट थे वो सब हमारे घर के पीछे ही थे। काला, बम्बिनो, अपना लायरिक, निशात, प्रिंस, कैप्री, नाज, सब सामने ही थे। कौन सी फिल्म देखी जो अभी भी आपको याद है? किस सिनेमा में देखी थी आपने? अनमोल वाज द बेस्ट, नदीम और शबनम। ओह जबरदस्त, वो तो आज तक देखता हूँ, मेरे पास उसका डिस्क है। इमैनुअल ने बताया कि 1946 में उनके वालिद रहमीम ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान हिजरत की। ये महज एक नकल मकानी नहीं थी, बल्कि नई उम्मीदों, ख्वाबों और एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश का सफर था। 1958 में उनके वालिद की शादी हुई और उस वक्त कराची में तकरीबन 508 यहूदी खानदान मुकीम थे, यानी तकरीबन 2000 यहूदी कराची में आबाद थे। इससे पहले यहूदी बरादरी की अक्सरियत इसराइल के क़याम के साथ ही कराची से इसराइल मुंतकिल हो चुकी थी। 1967 में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान 6 रोज़ा जंग शुरू हुई। इसराइल ने 6 दिनों में मिस्र से सहराए सीना, उर्दन से मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम के साथ शाम से गोलान की पहाड़ियाँ भी छीन लीं। ये इलाके इसराइल के लिए नई दिफाई पोजीशन बन गए और इसकी जोग्राफियाई हैसियत मज़ीद मजबूत हो गई। इन कशीदा हालात ने कराची में बसने वाले यहूदियों की जिंदगियों पर भी बुरा असर डालना शुरू किया। फिर एक दिन अमरीकी सफारत खाने से कुछ लोग आते हैं और यहूदियों को टिकट्स थमाकर कश्तियों के जरिए अमरीका, भारत और दीगर ममालिक मुंतकिल कर देते हैं। कराची से यहूदियों की नकल मकानी के बाद पारसी बरादरी के अफराद ने इनकी इमला की देखभाल की। कराची में यहूदियों की आबादी कम थी, मगर शहर के समाजी और तजारती ढांचे में उनकी मौजूदगी एक तारीखी हकीकत के तौर पर दर्ज है। शहर के अव्वलीन और मुमताज़ आर्किटेक्ट्स में शुमार होने वाले मोसिस सुमाके ने शहर में कई अहम इमारतों की डिज़ाइनिंग की। इनके बनाए गए अहम तरीन तामीरात में कायद आज़म का फ्लैग स्टाफ हाउस, BVS पारसी स्कूल, खालिक दीना हॉल और इस जैसी मशहूर कई इमारतें शामिल हैं। मोसिस की खासियत ये थी कि वो अपनी हर इमारत में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई जगह पर अपना नाम कुंदा करते थे, जिसका किसी को इल्म ना होता। मोसिस सुमाके सितंबर 1922 में बरतानिया मुंतकिल हो गए थे, लेकिन उनकी आर्किटेक्चरल खिदमात आज भी कराची की शनाख्त का हिस्सा हैं। इस शख्सियत के अजीज़ व अकारिब ने कराची से रवाबित कैसे बहाल किए? आर्किटेक्ट मोसिस सुमाके के खानदान को कराची से मुतारिफ करवाने वाला शख्स कौन था? ये एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी का जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। 2008 में रुमाना हुसैन अपनी किताब कराची वाला पर काम कर रही थीं। इस दौरान इन्हें कराची के यहूदियों के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ और वो ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि क्या आज भी कराची में यहूदी मौजूद हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो नाकाम रही। लेकिन फिर एक दिन वो दी यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला एक मजमून पढ़ती हैं, जिसका उन्वान था बिकॉज देयर आर नो ज्यूज इन पाकिस्तान। ये मजमून डेविड हॉवर्ड्स ने 12 सितंबर 2008 को लिखा, जिसमें वो सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में इसराइल के साथ ताल्लुकात की नरमी का जिक्र करते हुए इसहाक मूसा आखिर नामी एक शख्स की कहानी सुनाते हैं। इसहाक मूसा ने दी यरूशलेम पोस्ट अखबार को ईमेल के जरिए बताया कि वो कराची के एक अस्पताल में डॉक्टर हैं और उनका ताल्लुक सिफारती यहूदी बरादरी से है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि कराची में तकरीबन 10 यहूदी खानदान रहते हैं जो 200 साल से यहाँ मुकीम हैं। ताहम ये खानदान गुमनामी में ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और किसी किस्म की अवामी शनाख्त से इज्तनाब करते हैं। ये मजमून पढ़कर रुमाना हुसैन का तजस्सुस मजीद बढ़ जाता है। फिर वो डेविड को एक ईमेल लिखती हैं, जिसमें वो इसहाक मूसा आखिर के बारे में मजीद मालूमात जानने की कोशिश करती हैं। हैरत अंगेज तौर पर डेविड हॉवर्ड्स ने उन्हें जवाब दिया, जो इनकी तहकीक को एक नया मोड़ दे देता है।
तो उस आर्टिकल में ज़िक्र था एक डॉक्टर इसहाक मूसा आखिर का, जो कराची में रहते हैं। आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, और वो आर्टिकल लिखा था डेविड हॉरोविट्स ने। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई कि अच्छा, ये जो भी साहब हैं और जिन्होंने भी लिखा है, और डेविड हॉरोविट्स का ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ था। तो मैंने उनको लिखा कि इस तरह से है और मैं ये रिसर्च कर रही हूँ और अपने शहर के बारे में, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के बारे में लिख रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे उन साहब का, जिनका ज़िक्र आपने किया है अपने आर्टिकल में, मुझे उनका कॉन्टैक्ट दे दें। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं कॉन्टैक्ट तो नहीं दे सकता उनका, लेकिन मैं एडिटर इन चीफ हूँ जेरूसलम पोस्ट का, और मैं उसमें आपका लेटर छाप सकता हूँ कि आपने ये क्वेरी की है, तो हो सकता है कि फिर आपसे लोग रब्ता करें। और उन्होंने मतलब 2 रोज़ में ही मेरा वो ख़त उसमें पब्लिश कर दिया, मुझे उसका लिंक भेजा उन्होंने, और उसके बाद मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए। पहली ईमेल इसराइल के शहर रिहोवेट से आई, और यही वो ईमेल थी जिसने कराची में बसने वाले नामवर यहूदियों की कहानियां दोबारा जिंदा कर दी। ये ईमेल जोनाथन मार्डर की तरफ से आई थी, जो कभी खुद तो कराची नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिदैन और दादा दादी से इस शहर के बारे में बेशुमार कहानियां सुनी थीं। इनके ख़ानदान का कराची से गहरा ताल्लुक था। मार्डर के मुताबिक उनका ख़ानदान मुमकिना तौर पर कराची में आबाद यूरोपीय यहूदियों की एक छोटी मगर अहम बरादरी का हिस्सा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस ख़ानदान ने कराची को 4 शानदार रेलवे होटल्स फराहम किए, जिन्होंने शहर की मेहमान नवाजी और होटल इंडस्ट्री में अहम मुकाम हासिल किया। और उन्होंने लिखा कि मेरे परदादा और मेरे दादा दादी, उनके 4 रेलवे होटल्स कराची में थे। तो मैं तो कभी कराची नहीं गया, लेकिन उन लोगों से सबसे मैंने कराची के बारे में बहुत सुना है। और 4 होटल, ब्रिस्टल होटल भी उसमें शामिल है, और किलर्नी होटल भी उसमें शामिल है, ग्रेट वेस्टर्न होटल और किलर्नी होटल। इन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादी दादा का था, और वो किलर्नी जो है वो रशियन कॉन्सुलेट बना और अब वहाँ पर एक स्कूल है। और जो किलर्नी होटल था वो वहाँ से रीलोकेट हुआ था, जो किलर्नी होटल मार्डर्स पैलेस कहलाता था। तो आपको याद होगा कि कराची में एक पैलेस होटल होता था, जो बाद में शेरेटन बना, जो बाद में मोवेनपिक बना। तो वो उसी जगह ये इनके दादी दादा का ये होटल था। ज़्यादातर सफ़र रेल से होता था उस ज़माने में, तो जो ट्रेन से आते हैं तो वो वहाँ पर ठहर सकें वो लोग। वो आर्किटेक्ट मोसिस सोमाके जो अपनी इमारतों में हुस्न की तख्लीक के बाद अपना नाम कहीं न कहीं कोने में कुंदा करते थे। आप जानते हैं कि गुमनाम आर्किटेक्ट मोसिस सोमाके को एक बार फिर कराची से मुतारिफ करवाने वाला शख्स कौन था? जी हाँ, वो थे जोनाथन मार्डर, जिन्होंने इसराइल के शहर रेहोवत से रुमाना हुसैन को पहली ईमेल भेजी थी। मार्डर के मुताबिक उनके वालिद की फूफी की शादी मोसिस सोमाके से हुई थी, और मोसिस सोमाके एक इराकी यहूदी थे। जोनाथन मार्डर ने रुमाना हुसैन को मोसिस सोमाके की पोतियों मैरी केजर और डेवरीन किरण से भी मेल के जरिए मुतारिफ करवाया था। एक और साहिबा ने मुझे लिखा, ज़ेविया एप्स्टाइन उनका नाम, और ये लोग रहते थे मनोड़ा में। इन्होंने ये बताया था कि हमारा बहुत बड़ा सा मकान था मनोड़ा में, और वो ड्राई डॉक्स के पास, और नीचे वर्कशॉप्स थे, यानी बोट्स वगैरह के लिए वर्कशॉप थे नीचे, और हम लोग ऊपर रहते थे, मगर बहुत ही बड़ा मकान था हमारा। उनके जो वालिद थे आरोन सासून बेंजामिन, वो डेप्यूटी मैकेनिकल इंजीनियर थे केपीटी में, और इनके भाई बॉम्बे के पोर्ट ट्रस्ट के मैकेनिकल इंजीनियर थे। यानी दोनों भाई, एक कराची में और एक बॉम्बे में। अच्छा, तो इन्होंने लिखा कि मुझे ज़ेविया ने कि बहुत ही एक मैजिकल सा हमारा जो बचपन था, क्योंकि हम बोट से केमाड़ी आते थे
और फिर हम स्कूल की बस होती थी हमारी कराची ग्रामर स्कूल की, और हमें स्कूल ले जाती थी। तो मैंने अपना कैम्ब्रिज पूरा वहाँ से किया, फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी गई इंग्लिश डिपार्टमेंट से, वहाँ से मैंने बीए किया। ओ लेवल्स इन्होंने किया 1957 में और ए लेवल्स इन्होंने किया फिर 1959 में। तो ये उनकी कहानी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं फिर 1964 में 1964 में मैं यूके चली गई आगे, और भी मुझे आगे और पढ़ना था। फिर मेरी जो फैमिली थी वहाँ से, जो केमाड़ी पे घर था, वहाँ से गांधी गार्डन आ गए, जो गार्डन का एरिया है वहाँ हमारा घर था, वहाँ पर आ गए। कराची को हमेशा के लिए छोड़ जाने वाले यहूदियों की याद में जो सड़कें और स्ट्रीट्स के नाम रखे गए थे वो भी वक्त के साथ मिट गए। इनके जो उस ज़माने में रहनुमा थे सोलोमन डेविड, जिन्होंने इनकी इबादतगाह भी बनाई, तो वो गली उन्हीं से मंसूब थी, सोलोमन डेविड स्ट्रीट कहलाती थी। बचपन में हमारे हम यही देखते थे। फिर जब यहाँ सड़क के नाम तब्दील करने की हवा चली तो इस गली का नाम सुलेमान दाऊद स्ट्रीट कर दिया गया। इसी तरह से वहाँ एक मोसेस समोआ की स्ट्रीट थी, उसका नाम बाद में पहले उसका नाम मूसा जी स्ट्रीट कर दिया गया। तो ये इस तरह की चेंजेस यहाँ आई। वाइस प्रेसिडेंट जूइश कम्युनिटी ऑफ कराची, कराची की जूइश कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट की कब्र है। ये कब्र है जूइश कम्युनिटी के प्रेसिडेंट की। अब ये कब्र ऊपर से खुली हुई भी है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना, कब्रों पर आपको 3 लैंग्वेजेस मिलेंगी। अब ये देखें, टॉप पर हिब्रू इब्रानी ज़बान, ये मराठी ज़बान, और अब इस ग्रेव पर आ जाएं, ये इंग्लिश लिखी हुई है। अब ये कब्र उस बंदे की है जिसने कराची में यहूदियों की इबादतगाह बनवाई थी, सिनेगोग, उसको बनी इसराइल मस्जिद कहते थे। अब ये सारी डिटेल है कि उस बंदे ने अपने ख़र्चे पर बनवाई थी और उस बंदे का नाम था सोलोमन डेविड। ये सर्वेयर थे कराची के, और ये जो कब्र है ये उनकी बीवी की कब्र है, इन लविंग मेमोरी ऑफ शीलो बाई, बिलवड वाइफ ऑफ मिस्टर सोलोमन डेविड। कराची में यहूदी कम्युनिटी का तालीमी मैदान में किरदार निहायत अहम रहा है। मेरा एडमिशन हुआ है जुफलत हाई स्कूल में 1962 में। जब हम इनिशियल क्लासेस में गए हैं तो हमारी टीचर्स यहूदी थी। एक मिस मरोली थी जो पियानो पे हमको ABCD या 1 2 3 ऑन म्यूज़िक पढ़ाया करती थी। एक मिस सोफ़ी थी और एक मिस एनी थी। ये तीनों जूइश थे और ये बहुत अच्छे टीचर्स थे। और मिस एनी तो ऐसी थी कि हर स्टूडेंट चाहता था कि उनकी क्लास टीचर जो है वो मिस एनी हो। हमारी प्रिंसिपल जो थी उनका नाम था मिस डी एब्रो। क्रिश्चियन और जूइश टीचर हमको इस्लामियात की क्लास के लिए ख़ास तौर पे भेजा करती थी, और ये आपस में गुजराती में बात किया करते थे। ये जूस थे लेकिन हिब्रू नहीं बोलते थे, ये आपस में गुजराती बोलते थे। उन्होंने कभी भी हमको कोई चीज़ प्रीच करने की कोशिश नहीं की। 1973 के दौरान मेरा ख्याल है बड़ी खामोशी के साथ ये पाकिस्तान से चले गए, और मैंने उस ज़माने में सुना था कि तकरीबन कोई 1500 फैमिलीज़ या 1500 इंडिविजुअल्स वो कराची से गए थे इसराइल। इमैनुअल के मुताबिक 1972 के बाद कराची में अब सिर्फ चंद ही यहूदी खानदान बाकी रह गए थे, जिनमें उनका अपना खानदान भी शामिल था। इमैनुअल ने बताया कि उन दिनों ज़्यादातर बैनुल अक़वामी ख़रीदार यहूदी थे जो मेरे वालिद के साथ कारोबार करते थे। मेरे वालिद पूरे साल के लिए एक दुकान का सामान खरीदते, यानी पूरा माल बुक कर लेते थे। पाकिस्तान में कालीनों के कारोबार का ये दौर किसी नेमत से कम न था। सनत उरूज पर थी, मेहनत रंग ला रही थी और तरक्की के दरवाजे मुसलसल खुल रहे थे। इमैनुअल लाहौर में और उनका भाई मदद कराची में कालीनों का कारोबार करते थे। हालात पहले से बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर 1980 के बाद वो वक्त आया जब उनके लिए हालात साजगार न रहे और जिंदगी की रफ्तार बदल गई। 80 के शुरू में काफी फैनेटिज्म शुरू हो गया था, तो घर में भी कभी कभार लोग आके काफी गालियां देते थे, तो हम लोग अम्मी डर गई, तो हम लोग निकल गए। मेरी अम्मी को पुलिस ने भी पकड़ लिया था, कह रहा आप इजरायली एजेंट है। उस वक्त से ना यहूदियों के खिलाफ काफी बातें शुरू हो गई थी, हर दफा एक नई चीज। एक दफा तो एक मौलवी साहब ने रेडियो में भी बोल दिया था कि यहूदी काफिर है, तो उस पर भी काफी हंगामा हुआ था। अम्मी भी जाके लड़की आई थी उनसे, तो बहुत सारी चीजें थी ऐसे।
ठीक है, यानी पहले 80 से पहले मसाइल नहीं थे, उसके बाद मसाइल शुरू हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। बहुत बहुत मजेदार जिंदगी थी। तो जब ये मसाइल होना शुरू हुए तो फिर आप भी ये चाहते थे कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए? नहीं, खैर मुझे तो इतना उसमें वो नहीं था, लेकिन अम्मी को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन अम्मी ने डर के वजह से सबको निकाल दिया। पहले तो मेरे आधे भाई बहन निकल गए थे, फिर उसके 2 साल बाद हम लोग सब निकल गए। और बिला तकलीफ का सबसे बड़ा तो ये था कि जब अम्मी को पुलिस स्टेशन लेके 4 दिन रोका था, 4 दिन तक पुलिस स्टेशन में ही थी। उनको बोला था कि आप यहूदियों के एजेंट हैं। कौन सा थाना था, आपको याद है किस थाने में रखा था? सदर में ही किधर था मुझे याद नहीं है, वो घर के पास ही था, पैदल जाते थे। मैंने इमैनुअल से मदद जैद की शादी की कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की और उनसे मदद का राब्ता नंबर तलब किया। मैंने ये भी कहा कि मुबशिर मदद को बहुत याद करता है, लेकिन इमैनुअल ने मदद की इजाज़त के बगैर नंबर देने से इनकार कर दिया। मार्केट में आपके भाई का बहुत जिक्र है, बहुत चर्चा है, तो आप अपने भाई का नंबर देंगे हमें अब, ताकि उनका भी अगर शॉर्ट इंटरव्यू हम कर सकें? यार मुझे उससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो इन चीज़ों में घुसता नहीं है। वो फिर मुझे बोलेगा क्यों दिया, मैं पहले उससे पूछूंगा। अगर वो बोलेगा दे दो तो फिर दूंगा। जी जी, आप जरूर पूछ लीजिएगा अगर वो कहेंगे, क्योंकि वो हमारी फैमिली में मेरे सिवा कोई भी बात नहीं करता, बल्कि अम्मी तो सबको मना कर देती है कि किसी से बात नहीं करो। फिर मैंने तजस्सुस के आलम में सवाल किया, क्या मदद ने किसी मुसलमान खातून से शादी की है? इस पर इमैनुअल का जवाब कुछ इस तरह था। तो मदद भाई का बताइएगा, मदद भाई की शादी पाकिस्तान में हुई उनकी? जी जी जी, पाकिस्तान, मेरी भी पाकिस्तान में। ठीक है, मदद भाई की शादी जो है वो बताइएगा, वो किसी मुस्लिम खातून से हुई थी? नहीं, मुस्लिम वो मेरी हमारी जो खाला थी ना, अम्मी की बहन, वो पाकिस्तान में ही रहती थी। उनका वो कन्वर्ट हो गई थी मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली। वो मीरपुर खास में रहती थी उस ज़माने में। उनका भी इंतकाल हो गया, मीरपुर खास में ही इंतकाल हुआ उनका। तो उनकी बेटी से मेरे भाई ने शादी की, क्योंकि हमारे रिलीजन में अगर माँ यहूदी होती है तो बच्चे भी यहूदी हैं। तो उस बेसिस पे उनकी बेटी भी यहूदी थी, तो उनसे शादी की। इमैनुअल ने मदद की शादी पाकिस्तान में होने की तस्दीक तो की, लेकिन मुसलमान मुलाजमा से शादी के दावे को मुस्तरद कर दिया। मुबशिर ने मुझे अपने दोस्त मदद की शादी और इश्क की दास्तान इस कदर एतमाद से बयान की थी कि उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। दूसरी तरफ इमैनुअल की बात भी अहमियत रखती है। खैर, अब मैंने मुबशिर अहमद बग्गा से किया हुआ वादा पूरा करने का इरादा किया। मेरे पास मदद जैद का नंबर तो नहीं था, मगर मैंने मुबशिर से मदद के भाई इमैनुअल से बात करवा दी। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? बाजी आप सुनाओ। क्या सबके सफेद बाल हो गए, क्या बात है? और तो आप तो सफेद भी हो गए, गंजे भी हो गए यार। तो और किधर हो आजकल? इजराइल में। ओहो, इजराइल में। तो मदद मदद सब यहीं रहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। अच्छा, नहीं मदद तो स्विट्जरलैंड नहीं था? उसने तो 10 साल हो गए छोड़ दिए। क्यों? तो कलीन का काम कर रहा है? बस यहाँ पे भी कालीन का काम ही कर रहा है। ओहो, अच्छा। नहीं तो उसका नंबर कोई है मदद का? यार पता नहीं, उसने पिछली दफा उन्होंने भी मांगा था, लेकिन मदद कह रहा था कि मेरा नंबर किसी को नहीं देना। तो मैंने नहीं किया। उसको बोलो भाई मिलने का भाई है, वो दे दूं कि नहीं, वो बोलेगा दो। चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ उससे, मैं आपको फिर बताता हूँ। बिल्कुल बताओ यार, मेरा सलाम देना यार बाजी को। बिल्कुल। और कोई? ऑल द बेस्ट, बस अपना ख्याल रखिए। चले ख्याल तो रखेंगे लाजमी। मेरे को अगर सामने दुकान के सामने कोई समोसे वाला है तो मेरी तरफ से खा ले। चलें, थोड़ी देर के लिए हम पोलैंड के शहर कराकोव चलते हैं। एक दिन एक मुसलमान सहाफ़ी कराकोव के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि अचानक उसके कानों में एक मानूस आवाज टकराई। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा
थोड़ी दूर एक मेज पर उसे 4 दरमियानी उम्र के गोरे बैठे नजर आए। उनके सामने एक मोबाइल फोन रखा था जिस पर हबीब वली मोहम्मद की गजल चल रही थी। वो चारों गजल सुन रहे थे। ये मंजर देखकर सहाफी उनकी जानिब बढ़ा और पूछा, क्या आपको ये अल्फाज समझ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह। क्या वाकई? जनाब आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं? जी तशरीफ रखें। देखें, हम चारों भाई हैं और तल अबीब में रहते हैं। अगर आप तल अबीब में रहते हैं तो फिर उर्दू कहाँ से सीखी? जनाब, हमने उर्दू कराची में सीखी। अरे आपका कराची से कैसे ताल्लुक़ हो सकता है? अगर आप तल अबीब से हैं तो आप तो यहूदी होंगे, फिर ये कैसे? हैरान मत हो। देखें, मैं और मेरा छोटा भाई कराची में पैदा हुए। हमने स्कूल की तालीम लियारी से हासिल की। हम अब इसराइल में रहते हैं, लेकिन कराची हमारे दिल में बसा हुआ है। हमारे वालिद का 1992 में इंतकाल हो गया। वो हबीब वली मोहम्मद की गज़लें बहुत पसंद करते थे। जब भी हमें उनकी याद आती है, हम उनकी पसंदीदा गज़ल कब मेरा नशेमन अहले चमन सुनते हैं। क्या आपका कराची से कोई ताल्लुक़ या राब्ता अब भी मौजूद है? हाँ, हमारी माँ, दादा और दादी कराची में दफन है। हमें उनकी कब्रें हमेशा याद रहती हैं। आप उसी याद को ही राब्ता समझ लें। क्या आप कभी कराची गए हैं? नहीं भाई, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नहीं है। हम कराची नहीं जा सकते। ये वाक़या मशहूर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने आर्टिकल में बयान किया है। सदर की गलियों के चंद खस्ता हाल घर तो आज भी माजी के राज छुपा रहे हैं। ये टूटी हुई खिड़कियां और गर्द आलू दरवाजे कभी यहूदी बरादरी के गमों और खुशियों के गवाह हुआ करते थे। सहाफ़ी शीमा सदीकी के मुताबिक आज भी कराची के शहरियों की एक कलील तादाद यहूदी ख़ानदान पर मुश्तमिल है। ये मालूमात नादरा के एक ऑफिसर ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर उन्हें फराहम की। जो हमारी लास्ट पॉपुलेशन सेंसियस हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पाकिस्तान में कुल 780 जो है जोइश कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, जो अपनी नादरा के डेटा के मुताबिक वो उसे जाहिर करते हैं। कराची में बात करें तो कराची में कुल टोटल 119 लोगों का डेटा मौजूद है कि जो अपने आप को जोइश उन्होंने नादरा के डेटा में लिखा है। मैंने कई दिन यहूदियों को तलाश करने में गुजारे, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। शकील सलावत ने मुझे तसल्ली दी और कहा, भाई कोशिश जारी रखो, अगर दिल से जुस्तजू करोगे तो राज जरूर बेनकाब होंगे। सदर का इलाका है, एक बहुत मशहूर होटल है जिसके 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे वो संडे वो गेट टू गैदरिंग इनकी होती है। उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं और ये आपस में मिलते हैं, इनके सिफारत खानों से प्रभावित होते हैं। एक अलग दुनिया है वो। अगर आप खोज करेंगे एज ए रिपोर्टर, आपको वो पूरी दुनिया आपको नजर आएगी। मैंने गोवा की एक क्रिश्चियन खातून को एतमाद में लेकर दरख्वास्त की कि वो मुझे यहूदियों से मिलवा दें और यकीन दिलाया कि हम उनके चेहरे सामने नहीं लाएंगे, बस वो एक बार मुझसे मुलाकात कर लें। खातून ने तस्दीक की कि वो 6 यहूदी खानदान को जानती हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि वो मेरी इनसे मुलाकात नहीं करवा सकती। इन खानदानों ने कराची में अपनी जिंदगियां महफूज बनाने के लिए पहले ही बड़ी मुश्किल से अपनी शनाख्त तब्दील करके खुद को क्रिश्चियन जाहिर किया हुआ है। जब मेरी मुस्तफा सरहंदी से बात हुई तो एक दिलचस्प इंकिशाफ सामने आया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी पाकिस्तान का रुख करते हैं। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। ये जो मेरे दोस्त जो मुझे फैसलाबाद में मिले हैं ना, ये वक्त है, ये टाइम है 2001 और 2002 का। तो इससे मुझे पता चला कि ये बिज़नेस के लिए तो पाकिस्तान आते हैं और वो यहाँ से अपना जो मर्चेंडाइज ख़रीदना है वो ख़रीद के भी जाते हैं। यहूदियों में कोई एक पत्थर होता है, वो पत्थर इनका मजहबी पत्थर है और वो यूज़ करते हैं ये तस्बीहों में, बीड्स में, अंगूठियों में, हार बनाने में। वो पत्थर पाकिस्तान में बहुत निकलता है और वो पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया से निकलता है। तो वो ये सारा यहाँ से ये तकरीबन ख़रीदता था। ये वो उसने मुझे बताया कि ये जो
सदर में एक पत्थरों की दुकान है, जेम्स की शॉप, पूरी मार्केट है छोटी सी। तो ये वहाँ जाके सारे पत्थर खरीद लिया करता था और ये एक्सपर्ट था पत्थर खरीदने। पाकिस्तान में यहूदी लोग अपने वक्त में तालीम, कारोबार और समाजी ज़िंदगी में अपना हिस्सा डालते रहे हैं, मगर वक्त के साथ सियासी हालात और मजहबी माहौल बदल गया, जिससे उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल होता गया। इसी वजह से वो कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से चले गए। ये फैसला ना हुकूमत की तरफ से था और ना ही उसे पूरा नुकसान या फ़ायदा कहा जा सकता है। ये बस उस दौर के हालात के मुताबिक होने वाला एक अमल था, जिससे शहर की आबादी में कुछ तब्दीली आई, लेकिन मुल्क के बड़े निज़ाम पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा।